Hello students, in this video we will discuss some generalized notation like generalized displacement, generalized velocity, generalized momentum। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास वो है जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट। देखिए जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करेंगे डेल्टा आर आई से। ये जो होगा हमारे पास ये जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमने एक सिस्टम कंसीडर किया जिसके अंदर n पार्टिकल्स हैं। तो यहाँ पे ये हमने एक सिस्टम कंसीडर किया जिसके अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं। तो एक डेल्टा आर आई है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमने चेंज लिया है। तो देखिए जब भी हम इसको लिखेंगे तो जो आर आई है ये जो फंक्शन है ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट का फंक्शन है। तो जो आर आई को हम एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे वो इस तरीके से लिखा जाएगा, आर आई इज़ इक्वल टू आर आई Q1 Q2 Q3 n और t। तो ये जो आर आई है ये आर आई जनरलाइज कोऑर्डिनेट का और टाइम का फंक्शन है। अब देखिए जो आयलर थ्योरम कहती है वो क्या कहती है कि जो डेल्टा आर आई होगा यानी कि आर आई में कितना चेंज होगा उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। अब देखिए जैसे आर आई है ये किस किस का फंक्शन है, एक तो टाइम का फंक्शन है, एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट का फंक्शन है। तो पहले तो जो डेल्टा आर आई होगा उसको हम लिखेंगे समेशन, क्योंकि ये हमारे पास सभी कोऑर्डिनेट्स के लिए है तो उसके लिए हमने समेशन लगाया यहाँ पे। तो देखिए जो आर आई है वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट के साथ कैसे चेंज हो रहा है, यानी कि उसकी रेट ऑफ चेंज क्या है जे, और उसमें जनरलाइज कोऑर्डिनेट में कितना चेंज हो रहा है तो डेल्टा क्यू आई। तो इस तरीके से ये हमने यहाँ पे लिखा है, ये इस तरीके से आएगा। तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कोई भी क्वांटिटी है वो पर यूनिट लेंथ, मान लो मैं कहता हूँ कि जो एनर्जी है वो पर यूनिट लेंथ 1 जूल चेंज हो रही है। तो 1 जूल चेंज हो रही है डिवाइडेड बाय पर यूनिट लेंथ, यानी कि यूनिट लेंथ में 1 मीटर में जो एनर्जी चेंज हो रही है वो 1 जूल चेंज हो रही है 1 मीटर में। अब जो लेंथ में कितना चेंज होता है उसको हमने यहाँ पे डेल्टा क्यू जे लिखा है। तो वो हम ये कहें कि मान लेते कि उसमें 3 मीटर में कितना चेंज होगा, तो हम इसको क्या करेंगे 3 मीटर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 जूल एनर्जी चेंज आ जाएगा। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे ये जो डेल्टा आई है, डेल्टा आर आई है, इसको लिखा है। सबसे पहले हम जो आर आई है वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट के साथ किस तरीके से चेंज कर रहा है, और फिर जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट हैं उनमें कितना चेंज हो रहा है उसको हमने यहाँ पे लिखा है। तो जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट में हम चेंज लिखेंगे वो इस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए अगर हमने सिस्टम पे कुछ कंस्ट्रेंट लगाए हैं तो कंस्ट्रेंट को हम जितने भी हमारे पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट होते हैं उसमें से उसको माइनस करते हैं, तो जो हमारे पास बचता है वो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम बचते हैं। तो यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट बचते हैं हमारे पास वो f के इक्वल बचते हैं। तो यहाँ पे अगर हम डेल्टा आर आई लिखें तो डेल्टा आर आई की वैल्यू होगी j इज़ इक्वल टू 1 to f कर्ल आर आई बाई कर्ल क्यू जे डेल्टा क्यू जे। तो ये हमारे पास चेंज इन आर आई आएगा। तो यहाँ पे ये जो है ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास जनरलाइज्ड वेलोसिटी। तो देखिए जनरलाइज्ड वेलोसिटी में हम क्या करते हैं, ये यहाँ पे जो आया है हमारे पास ये हमारे पास जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट है। अगर हम इसका डेरिवेटिव करें तो जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास जनरलाइज्ड वेलोसिटी आएगी। तो चलिए उसको देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये हमने क्या किया है, हमने उस इक्वेशन को टाइम के साथ डिफरेंशिएट किया है। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जो आर आई है वो फंक्शन है हमारे पास क्यू जनरलाइज कोऑर्डिनेट का और टाइम का, और जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट होते हैं वो भी हमारे पास टाइम का फंक्शन होती है, यानी वो भी टाइम के साथ चेंज होती हैं। तो सबसे पहले जब हम ये यहाँ पे हम डी आर बाई डी टी लिखेंगे तो देखिए समेशन तो हम सभी कोऑर्डिनेट के लिए ले रहे तो वो तो पहले आएगा यहाँ पे। अब देखिए
आर आई फंक्शन है क्यू का, यानी कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट का। तो जो आर आई है वो चेंज होगा जनरलाइज कोऑर्डिनेट के साथ, तो इसलिए यहाँ पे इसको पहले डेरिवेटिव करेंगे। फिर जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है वो फंक्शन है यहाँ पे टाइम का, तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट भी टाइम के साथ चेंज होगा, तो ये डी क्यू जे बाई डी टी लिखा है। तो पहली टर्म इस तरीके से आएगी। दूसरी बात ये है कि जो आर आई है वो टाइम का भी फंक्शन है, तो ये कर्ल आर आई डिवाइडेड बाई कर्ल टी ये भी होगा। इसको हम छोड़ सकते हैं यहाँ पे स्टेप को, तो ये इस तरीके से आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, डी क्यू जे, ये एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट है और इसको टाइम के साथ डेरिवेटिव किया, तो ये हमारे पास आएगा जनरलाइज वेलोसिटी, यानी कि क्यू जे डॉट। इसका डेरिवेटिव है, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, डी क्यू बाई डी टी को हम लिखते हैं क्यू डॉट, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। तो अब इसको हम आगे देखते हैं, तो हमारे पास ये टर्म आ जाती है। तो इसको हमने जो फाइनल यहाँ पे ये आंसर आया, तो अगर हमारे पास, अब देखिए यहाँ पे हमने ये यहाँ पे n नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट लिए हैं। फिर हम ये कहते हैं अगर हमारे पास k नंबर ऑफ होलोनोमिक कंस्टेंट्स हैं, अगर हमारे पास k नंबर ऑफ होलोनोमिक कंस्टेंट हैं, तो जो हमारे पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट होंगे वो डिग्री ऑफ फ्रीडम के इक्वल होंगे। तो यहाँ पे ये जो है ये समेशन में हम f लगा देते हैं, तो जो फाइनल एक्सप्रेशन आता है हमारे पास वो इस तरीके का आता है। ये हमारे पास यहाँ पर ये जो है ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन है, जो हमारे पास जनरलाइज वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है। ऐसे ही हम जनरलाइज एक्सेलरेशन कर सकते हैं, जनरलाइज फोर्स कर सकते हैं। अब हम देखते हैं जनरलाइज मोमेंटम को। देखिए जनरलाइज मोमेंटम को अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो देखिए जनरलाइज मोमेंटम के लिए सबसे पहले हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन पार्टिकल सिस्टम के हम लिखेंगे। तो देखिए अगर हम उस पर कोई भी कंस्टेंट नहीं ले रहे, तो जो काइनेटिक एनर्जी लिखी जाती है उसको हम टी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो है ये हमने काइनेटिक एनर्जी को डिनोट किया है। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी होती है हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर। वी क्या होता है, वी होता है हमारे पास डी आर बाई डी टी, या इसको हम आर डॉट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो लिखा है वी स्क्वायर की जगह इन्होंने लिखा है आर डॉट इंटू आर डॉट। तो ये जो लिखा है यहाँ पे हाफ एम आर डॉट ये वेलोसिटी को लिखा है। अब जो हमने आर आई डॉट की वैल्यू निकाली पीछे जनरलाइज वेलोसिटी में, वो हमने ये वैल्यू निकाली है। तो इसको हम जो हमारे पास पीछे टी की इक्वेशन थी वो थी समेशन हाफ एम आर डॉट स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन थी। तो इसमें हम अगर इसको पुट करें, तो ये इक्वेशन को हम पुट करते तो ये आती है हमारे पास समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n हाफ एम आई। ये यहाँ पे आर आई की वैल्यू को पुट किया, आर आई डॉट की सॉरी, और यहाँ से फिर 2 बार आर आई डॉट था तो एक बार इसको यहाँ पे पुट किया। तो ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास ये टर्म आएगी, उसके बाद ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास जो टर्म आएगी वो आएगी ये, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये टर्म आएगी। अब देखिए यहाँ पे ये जो टर्म है ये 2 बार आएगी, तो वो हाफ हाफ होके ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास ये टर्म बचेगी एक। उसके बाद इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास ये टर्म आएगी। अब देखिए जो हम मोमेंटम लिखते हैं, लीनियर मोमेंटम लिखते हैं, उसको अगर हम काइनेटिक एनर्जी से लिखें, तो पहले तो जो हमारे पास फॉर्मूला था वो था टी इज इक्वल टू समेशन हाफ ऑफ एम आर आई डॉट स्क्वायर। तो पहले तो इसको डेरिवेटिव करें तो आएगा हमारे पास कर्ल टी बाई कर्ल आर डॉट आएगा हमारे पास, तो ये आएगा समेशन, इसको आर आई डॉट का इसका डेरिवेटिव होगा तो ये हमारे पास आएगा हाफ एम टू आर डॉट।
तो यहाँ से फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एम आर डॉट बचेगा और वो हमारे पास मोमेंटम के इक्वल होगा। तो जो हमारे पास मोमेंटम आता है वो आता है कर्ल टी बाई कर्ल आर डॉट। अब देखिए यहाँ पे अगर हम जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट लेंगे, तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट में सबसे पहले हमने यहाँ पे लीनियर कोऑर्डिनेट लिया है, एक्स आई लिया है, तो हमने यहाँ पे डेरिवेटिव किया एक्स आई के विद रिस्पेक्ट में, और ये किसके इक्वल आया, हमारे पास एम आर डॉट था, तो यहाँ पे एम एक्स आई डॉट हो जाएगा इस तरीके से। तो ऐसे ही है, अगर ये हमारे पास एक्स आई डॉट है, तो अगर हम इसकी जगह कोई भी जनरलाइज कोऑर्डिनेट ले रहे हैं, क्यू के हो गया, तो वो जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट ये है इसके विद रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, तो वो हमारे पास जनरलाइज मोमेंटम आएगी। तो याद रखना होता है कि ये जो है यहाँ पे हमें डेरिवेटिव जो किया है वो किया है क्यू के डॉट के विद रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया है। तो ये जो फॉर्मूला है ये हमारे पास जनरलाइज मोमेंटम का फॉर्मूला है जिसको हमें याद रखना होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास हैमिल्टन प्रिंसिपल। तो देखिए हैमिल्टन प्रिंसिपल क्या होता है। तो हैमिल्टन प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी सिस्टम है, उसकी हम पोजीशन को चेंज कर रहे हैं या उसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर रहे हैं और उसको हम एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे लेके जा रहे हैं, और यहाँ पे जो टाइम था t1 और यहाँ पे जो टाइम था वो t2, तो ये कहता है कि जो इसका टाइम इंटरवल ऑफ लैग्रेंजियन होगा वो एक्सट्रीमम होगा, यानी या तो वो मैक्सिमम होगा या वो मिनिमम होगा। अब देखिए उससे पहले बात आती है कि ये लैग्रेंजियन क्या, लैग्रेंजियन एक इक्वेशन होती है जिसमें हम लिखते हैं जो एल की वैल्यू होगी वो एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट का फंक्शन होगा क्यू का, वो जनरलाइज वेलोसिटी का भी फंक्शन होगा क्यू डॉट का फंक्शन होगा, और एक टाइम का फंक्शन होगा। तो ऐसा फंक्शन जिसमें जनरलाइज कोऑर्डिनेट हो, जनरलाइज वेलोसिटी हो और टाइम हो, उसको हम लैग्रेंजियन कहेंगे। और जो लैग्रेंजियन होता है वो होता है L इज़ इक्वल टू टी माइनस वी, यानी कि जो T है यहाँ पे ये एक काइनेटिक एनर्जी है और ये V है ये यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है। तो यहाँ पे ये जो है ये लैग्रेंजियन है। तो जो हैमिल्टन प्रिंसिपल है वो यही है कि अगर हम किसी भी सिस्टम को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जा रहे हैं और जो टाइम है एक जगह पे t1 है और दूसरी जगह पे t2 है, तो उसका जो इंटीग्रल होगा वो टाइम इंटीग्रल ऑफ लैग्रेंजियन होगा, वो एक्सट्रीमम होगा, यानी कि या तो वो मिनिमम होगा या वो मैक्सिमम होगा। अब देखिए जब भी कोई चीज़ मैक्सिमम होती है तो वहाँ पे चेंज जीरो होता है। जैसे अगर कोई मैं कर्व बनाऊँ इस तरीके से, तो यहाँ पे अगर हम एक पॉइंट ले रहे हैं तो इस सबसे टॉप पॉइंट पे जो जो भी क्वांटिटी है उसका जो चेंज है वो जीरो है। तो इसका मतलब अगर वो क्वांटिटी मैक्सिमम है, यहाँ टॉप पॉइंट पे वो क्वांटिटी मैक्सिमम है और उस मैक्सिमम पे उसका जो चेंज है वो ज़ीरो है। तो ऐसे ही ये जो इंटीग्रल होगा डेल्टा आई, यानी कि जो टाइम इंटरवल ऑफ लैग्रेंजियन इंटीग्रल लिया है हमने, वो उसके अंदर जो चेंज होगा वो हमारे पास ज़ीरो के इक्वल आएगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है हैमिल्टन प्रिंसिपल की, कि जो टाइम इंटीग्रल होगा लैग्रेंजियन का उसके अंदर जो चेंज होगा वो वहाँ पे ज़ीरो होगा। और ये जो इंटीग्रल है इसको हम एक्शन इंटीग्रल भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है हैमिल्टन प्रिंसिपल की जो हमें याद रखनी होती है। अब हम लैग्रेंज इक्वेशन को निकालेंगे हैमिल्टन प्रिंसिपल से, तो चलिए उसको देखते हैं। उसके बाद है हमारे पास डेरिवेशन ऑफ लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम हैमिल्टन प्रिंसिपल। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने इसमें लैग्रेंजियन लिया, तो लैग्रेंजियन में के अंदर क्या क्या होगा, एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट होगा, जनरलाइज वेलोसिटी होगी और टाइम होगा। यानी कि जो हमने लैग्रेंजियन लिया है वो हमारे पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट का फंक्शन होगा, जनरलाइज वेलोसिटी का फंक्शन होगा और टाइम का फंक्शन होगा। तो अब इसको हम एक्शन इंटीग्रल में पुट करते हैं, यानी कि जो हमारे पास इंटीग्रल था वो ये था कि आई इज़ इक्वल टू इंटीग्रल t1 टू t2 L dt, इसको इसमें पुट करते हैं।
तो जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास ये इंटीग्रल आ जाएगा। यहाँ पे हमने एल को पुट किया है। तो अब देखिए, अब आगे हमने हैमिल्टन प्रिंसिपल में क्या किया था कि हमने हैमिल्टन प्रिंसिपल में डेल्टा आई निकाला था। तो यहाँ पे भी हम डेल्टा आई को निकालेंगे। तो देखिए उसको कैसे करते हैं। हैमिल्टन प्रिंसिपल में देखिए जो एक्शन इंटीग्रल था उसके अंदर चेंज डेल्टा आई था वो ज़ीरो के इक्वल था, तो वो इस तरीके से लेंगे हम। तो यहाँ पे ये देखिए, तो डेल्टा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास लिखा जाएगा T1 टू T2 डेल्टा एल क्यू क्यू डॉट टी, ये हमारे पास लिखा जाएगा इस तरीके से। तो अब जो है, अब डेल्टा आई की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास T1 टू T2। अब देखिए यहाँ पे ये जो डेल्टा एंड एल है ये लैग्रेंजियन के अंदर चेंज है। तो लैग्रेंजियन के अंदर चेंज है और लैग्रेंजियन फंक्शन है हमारे पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट का, जनरलाइज वेलोसिटी का। तो पहले तो हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट के साथ इसका चेंज देखेंगे, फिर जनरलाइज वेलोसिटी के साथ हम इसका चेंज देखेंगे। तो ये तो है हमारे पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के लिए चेंज, और ये है हमारे पास जनरलाइज्ड वेलोसिटी के लिए चेंज। इसको हम आयलर थ्योरम की हेल्प से भी लिख सकते हैं। आयलर थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई हमारे पास फंक्शन है तो जो वो फंक्शन है वो हमारे पास एक्स और वाई का फंक्शन मान लेते हैं। तो उस फंक्शन के अंदर अगर हम चेंज लिखेंगे, कर्ल एफ लिखेंगे, चेंज के लिए रिप्रेजेंट होता है, तो वो हम लिखेंगे कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स इंटू डी एक्स प्लस कर्ल एफ बाय कर्ल वाई इंटू डी वाई। ये हमारे पास आयलर थ्योरम है। तो इसकी हेल्प से हमने इस इक्वेशन को लिखा है। अब देखिए उसके बाद हम क्या करते हैं, ये हमारे पास एक इंटीग्रल आ गया, ये जो टर्म है इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये टर्म हमने लिखी, इसको इंटीग्रल को अलग अलग किया है, तो ये टर्म हमने लिखी है। अब देखिए ये दो क्वांटिटी का इंटीग्रेशन है, तो एक तो ये है और एक ये है, तो इसको बाय पार्ट सोल्व करते हैं। तो वो आता है हमारे पास, फर्स्ट फंक्शन को हम एज इट इज़ लेते हैं, सेकंड का इंटीग्रल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो टर्म है, ये जो टर्म है ये डेरिवेटिव की टर्म है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं डेल्टा क्यू बाई डी टी, यानी कि ये डिफ्रेंशिएशन है। और डिफ्रेंशिएशन के साथ इंटीग्रल करेंगे तो हमारे पास ये, इससे डेरिवेटिव से इंटीग्रल कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा क्यू बचेगा। तो हमारे पास जो बचा है वो हमारे पास डेल्टा क्यू बचा है। तो ऐसे ही जो फर्स्ट फंक्शन होगा, अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव वो फर्स्ट लेंगे और इंटीग्रल ऑफ सेकंड लेंगे। तो हमारे पास इस तरीके से ये टर्म आ गई। तो अब हमने इसमें देखिए क्या किया है। अब देखिए जो डेल्टा क्यू है उसमें हम ये देखेंगे कि उसकी वैल्यू कैसे T1 और T2 पे डिपेंड करेगी, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। पहले ये जो इक्वेशन थी हमने, ये यहाँ पे ये जो टर्म आई है इसको हम अब यहाँ पे पुट करते हैं। तो जो हमारे पास आएगा वो आएगा हमारे पास डेल्टा आई की वैल्यू आएगी इंटीग्रल T1 टू T2 कर्ल एल बाई कर्ल क्यू डेल्टा क्यू डी टी, और ये हमारे पास इंटीग्रल से रिजल्ट आया है। अब देखिए जब टाइम की वैल्यू T1 और T2 है, जो एंड पॉइंट होते हैं, एंड पॉइंट पे क्या होता है कि जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होता है उसमें वेरिएशन जीरो हो जाता है। तो जो वेरिएशन है, वेरिएशन जीरो हो गया, तो जो ये डेल्टा क्यू है यहाँ पे इसकी वैल्यू ज़ीरो हो गई, तो ये जो टर्म होगी ये हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी। तो हमारे पास कौन कौन सी टर्म बचेगी, एक तो ये टर्म बचेगी और एक ये टर्म बचेगी। तो देखिए इसको कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे ये जो टर्म है ये ज़ीरो हो गई, और अब जो डेल्टा आई की वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी डेल्टा आई इज इक्वल टू इंटीग्रल T1 टू T2 कर्ल एल बाई कर्ल क्यू डेल्टा क्यू डी टी माइनस इंटीग्रल डी वाई डी टी कर्ल एल बाई कर्ल क्यू डॉट डेल्टा क्यू डी टी। ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। अब देखिए ये जो इंटीग्रल है, एक्शन इंटीग्रल में चेंज होगा डेल्टा आई, वो हमारे पास ज़ीरो के इक्वल होता है। तो यहाँ पे तो एक तो ये इंटीग्रल का साइन है, इसको कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, और ये जो डेल्टा क्यू डी टी है यहाँ पे भी डेल्टा क्यू डी टी है, इसको भी यहाँ पे हमने बाहर कॉमन लिया, तो अंदर जो बचेगा वो हमारे पास
ये इक्वेशन बचेगी। अब देखिए यहाँ पे ये दो की प्रोडक्ट ज़ीरो है, तो ये एक इंटीग्रल की वैल्यू ज़ीरो है। इंटीग्रल की वैल्यू ज़ीरो कब होगी? ये यहाँ पे देखिए ये जो हैं ये ज़ीरो नहीं होंगे, क्योंकि अगर जनरलाइज कोऑर्डिनेट ही ज़ीरो हो जाएंगे तो जो हमारा सिस्टम है उसका वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव नहीं कर सकेगा। तो उसके लिए हम ये जो अंदर का इंटीग्रल है, ये अंदर की जो टर्म है इसको ज़ीरो लेते, तो हमने इसको ज़ीरो के इक्वल लिया। तो ये इंटीग्रल ज़ीरो होगा तो ये अंदर की टर्म होगी, ये ज़ीरो होगी। तो यहाँ पे ये जो टर्म है अब ये हमारे पास आ गई। अब ये जो टर्म है इसको आगे लिखते हैं, इसको पीछे लगते हैं, तो हमारे पास एक फ़ाइनल ये इक्वेशन आ जाती है। और ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास लैग्रेंज इक्वेशन है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हमें याद रखनी होती है। आगे हम कुछ इसकी एप्लीकेशन को करेंगे और वहाँ पे हम इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो साथ साथ आप कॉपी पेन ज़रूर रखें और साथ साथ करते रहे, ताकि आपको जो स्टेप्स है वो लगातार क्लियर हो सके और जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ सके।